क्या आप जानते हैं कि भारत का नक्शा संविधान में कैसे बना? भारत का क्षेत्रफल, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की स्थिति और यहाँ तक कि किसी नए राज्य का निर्माण कैसे होता है, ये सब संविधान के भाग 1 में बताया गया है। आज हम इसे आसान भाषा में समझेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान का भाग 1 जो कि संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, इसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक दी गई है। तो आइए शुरू करते हैं कि अनुच्छेद 1 से 4 क्या कहती है। बात करते हैं अनुच्छेद 1 की, जिसमें भारत का नाम और उसके स्वरूप के विषय में चर्चा की गई है। भारत अर्थात इंडिया जो राज्यों का एक संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। भारत का राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित शामिल होंगे, जैसे राज्य का क्षेत्र, संघ के क्षेत्र और वे क्षेत्र जो भारत सरकार भविष्य में शामिल करेंगी। तो इसके विषय में हम लोग जानेंगे। राज्यों के क्षेत्र मतलब कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि। संघ के क्षेत्र जैसे कि केंद्र शासित प्रदेश जितने भी हो, और तीसरा वो क्षेत्र जो भविष्य में हो सकता है कि भारत उसे शामिल करे, जैसे कि नेपाल अगर स्वेच्छा से चाहे कि भारत में शामिल होना चाहता है तो वो, तो ऐसे तो अनुच्छेद 1 में ये कही गई हैं। अगर मुख्य बिंदु की बात करें तो भारत अर्थात इंडिया का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि संविधान में साफ कहा गया है कि भारत और इंडिया दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों नामों का समान रूप से प्रयोग किया जा सकता है। भारत एक प्राचीन सांस्कृतिक नाम है, जबकि इंडिया जो कि अंग्रेजों के काल से प्रचलित अंतर्राष्ट्रीय नाम है। यानी कि भारत जो है भारतीयों के द्वारा प्राचीन काल से ही बोला जाता रहा है, लेकिन जब अंग्रेज या विदेशी भारत में आए तो इसे इंडिया के नाम से बुलाने लगे, जिसको पूरे विश्व में भारत इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इसका मतलब ये है, राज्यों का एक संघ होगा। यानी कि अनुच्छेद 1 कहता है कि ये राज्यों का एक संघ होगा। इसका मतलब है कि भारत कई राज्यों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सारे के सारे इनसे मिलके ये बना है, कई राज्यों का मिश्रण है। लेकिन भारत एक संघीय ढांचा वाला देश है, संघात्मक राज्य यानी फेडरल यूनियन है। यहाँ राज्यों को अलग होकर स्वतंत्र होने, ध्यान से जानेंगे कि यहाँ राज्यों को अलग होकर स्वतंत्र होने का कोई अधिकार नहीं है, जैसे अमेरिका में होता है। अमेरिका में अलग अलग राज्य मिलके एक संघ बनाते हैं और वहाँ पे राज्य चाहे तो अलग हो सकता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत का संघ जो है अविभाज्य है। भारत का संघ कैसा है, तो अविभाज्य। बात करते हैं कि भारत का राज्य क्षेत्र में क्या क्या शामिल है, तो जैसा कि अभी हम बताएं कि राज्य जैसे कि महाराष्ट्र, बिहार, कर्नाटक, ये राज्य के क्षेत्र हो गए। ठीक है, संघ के क्षेत्र की बात करें तो जो भी केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया, चंडीगढ़ हो गया, ये सारी संघ के क्षेत्र हैं। अगर हम बात करें तीसरा क्षेत्र, तो वो है विलय किए गए क्षेत्र। विलय किए गए क्षेत्र मतलब कि अगर भविष्य में कोई नया क्षेत्र भारत में जोड़ा जाए तो वो शामिल होगा, जैसे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश आदि। जो अगर कोई राष्ट्र चाहता है कि हम भारत के एक राज्य के रूप में शामिल हो, तो वो शामिल हो सकते हैं बिना किसी के लाग लपेट के, किसी झंझट के। अगला प्रश्न है कि क्या अनुच्छेद 1 सिर्फ नाम बताता है, तो इसका उत्तर है नहीं। ये भारत के संघीय ढांचे की नींव रखता है। यह बताता है कि भारत सिर्फ भूभाग नहीं बल्कि एक राजनीतिक व्यवस्था है जो राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों से मिलकर बना है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 2 की। तो अनुच्छेद 2 क्या है, तो संसद को अधिकार है कि वो भारत के बाहर से किसी नए राज्य को भारत में शामिल कर सकती है। तो अनुच्छेद यही कहता है। तो यह अनुच्छेद संसद को यह शक्ति देता है कि अगर कोई बाहरी देश भारत का हिस्सा बनना चाहे, जैसा कि अभी हम बता रहे थे, नेपाल मान ली
मान लीजिए नेपाल चाहता है कि वो भारत का हिस्सा बने, तो उसके लिए क्या करो? तो ये भारत की संसद को अनुच्छेद 2 ही अधिकार देता है कि उसको शामिल किया जाए। कैसे शामिल किया जाए उसकी भी व्याख्या इसी अनुच्छेद 2 में किया गया है। तो उसे भारत में शामिल किया जा सकता है। यदि कोई नया पड़ोसी देश भारत के साथ एकजुट होना चाहा, तो भारतीय संसद कानून बनाकर उसे भारत में शामिल कर सकती है अनुच्छेद 2 के तहत। यह अनुच्छेद किन पर लागू होता है? तो यह भारत के बाहर के देशों या क्षेत्रों के लिए है। कोई विदेशी राज्य क्षेत्र जो भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में जुड़ना चाहता है। उदाहरण के लिए देखें तो 1950 में सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, लेकिन 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया। यह अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ही हुआ। क्या भारत के भीतर राज्य बनाने के लिए भी यही अनुच्छेद लागू होगा? तो बिल्कुल नहीं। भारत के भीतर राज्यों की रचना या बदलाव के लिए अनुच्छेद 3 लागू होता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अनुच्छेद 2 सिर्फ बाहरी क्षेत्रों को भारत में शामिल करने के लिए है, ना कि भारत के अंदर के क्षेत्रों को। ठीक है, तो अनुच्छेद 3 की चर्चा हम आगे करेंगे। अब संविधान निर्माताओं की सोच क्या थी इसके पीछे? तो संविधान सभा ने यह प्रावधान इसलिए रखा ताकि भविष्य में अगर कोई क्षेत्र स्वेच्छा से भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भारत के पास संवैधानिक रास्ता हो। ऐसा ना हो कि कोई बाधा हो। इसलिए संविधान निर्माताओं की सोच ये थी कि इसको आगे हम लोग रास्ता क्लियर रखें ताकि कोई भी देश इसमें शामिल हो सके। क्या अनुच्छेद 2 का आज भी उपयोग संभव है? तो इसका उत्तर है हाँ। अगर भविष्य में कोई क्षेत्र जैसे नेपाल, भूटान, कोई भी अन्य क्षेत्र देश स्वेच्छा से भारत का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो भारत तैयार हो, तो संसद अनुच्छेद 2 के तहत कानून बनाकर उसे भारत में शामिल कर सकती है। अब हम बात करते हैं अनुच्छेद 3 की, जो राज्यों की सीमाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 3 संसद को यह शक्ति देता है कि वह भारत के अंदर नए राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है या उसका नाम बदल सकती है। अनुच्छेद 3 संसद को क्या-क्या करने की शक्ति देता है? तो संसद कानून बनाकर जो है नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य को 2 या अधिक भागों में बांट सकती है, 2 या अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, किसी राज्य की सीमा बदल सकती है या किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है। उदाहरण के लिए तेलंगाना आंध्र प्रदेश से टूटकर एक नया राज्य बना, तो वहीं उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़ भी ऐसा ही बने। ओडिशा का नाम पहले उड़ीसा हुआ करता था, जिसे बदलकर ओडिशा किया गया, तो ये भी इसी अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया। क्या इस प्रक्रिया में राज्यों की सहमति जरूरी है? तो इसका उत्तर है नहीं। संसद को राज्य की सहमति जरूरी नहीं है, परंतु संविधान कहता है कि राष्ट्रपति पहले राज्य की विधानसभा से राय जरूर मांगता है, लेकिन विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं होगी। विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं होगी, यानी संसद चाहे तो उस राय को माने या ना माने। प्रक्रिया कैसे होती है? तो इसकी प्रक्रिया स्पष्ट है और स्टेप बाय स्टेप है। राष्ट्रपति के पास विधेयक भेजा जाता है, राष्ट्रपति उसे राज्य विधानसभा को भेजते हैं सुझाव के लिए। विधानसभा अपनी राय देती है विदिन अ स्पेसिफाइड टाइम। फिर वह विधेयक संसद में आता है, संसद उसे साधारण बहुमत से पारित करती है, फिर अंत में राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही वह कानून बन जाता है। तो ये इसके कुछ स्टेप हैं। अनुच्छेद 3 की शक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? तो भारत एक गतिशील संघ है। समय के साथ लोगों की मांग, प्रशासनिक आवश्यकता या क्षेत्रीय असंतुलन को देखते हुए राज्यों का पुनर्गठन आवश्यक हो सकता है। इस अनुच्छेद ने भारत को समय के साथ बदलने और ढलने की क्षमता दी है। तो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अंतर क्या है?
अनुच्छेद 2 भारत के बाहर के राज्यों को भारत में शामिल करने की बात कहते हैं, जैसे कि जो विदेशी क्षेत्र हैं, नेपाल, भूटान आदि। तो वहीं अनुच्छेद 3 जो है, भारत के भीतर के राज्यों का पुनर्गठन करना, इसकी बात करता है। भारतीय क्षेत्र जैसे कि यूपी और बिहार के कुछ हिस्से को मिला के एक नया राज्य बना दिया जाए, या फिर यूपी बहुत बड़ा राज्य है तो उसको तोड़ के 3 हिस्सों में बांट के नए 3 राज्य बना दिए जाए, ऐसे बात करता है। तो अनुच्छेद 3 में आंतरिक राज्यों की बात कही गई है, भारत के सीमा के अंदर के की बात है। तो वही अनुच्छेद 2 भारत के सीमा के बाहर के नए राज्यों की बात करता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 4 की। अनुच्छेद 4 जो कहता है कि संशोधन नहीं माना जाएगा। किसे संशोधन नहीं माना जाएगा? तो अनुच्छेद 4 बताता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत भारत के नक्शे में जो भी बदलाव होंगे, उनके लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं होगी। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? यदि संसद अनुच्छेद 2 नया क्षेत्र जोड़ता है, जो कि किसी बाहरी राज्य या कोई बाहरी देश है वो जुड़ना चाहता है उसे, या अनुच्छेद 3 राज्य बनाना या नाम या सीमा बदलाव करता है, तो इसके तहत कोई कानून बनाती है तो उसमें जरूरत के अनुसार अनुसूचियों या संविधान की धाराओं में बदलाव किया जा सकता है। ये बिना संविधान संशोधन बिल लाए हो सकता है। यानी अनुच्छेद 4 के तहत जो भी परिवर्तन होंगे वे संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। इसका मतलब क्या है? संसद जब नया राज्य बनाती है या नाम सीमा बदलती है तो संविधान की पहली और चौथी अनुसूचियों में बदलाव करना होता है, लेकिन ऐसा करने के लिए संसद को अनुच्छेद 368 के तहत अमेंडमेंट बिल लाने की जरूरत नहीं होती। एक साधारण कानून से ही ये काम किया जा सकता है, क्योंकि यदि अमेंडमेंट बिल लाया जाएगा, संविधान संशोधन बिल अगर लाया जाएगा तो उसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी, एक लंबी प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया से बचने के लिए ऐसा किया गया है। किन चीज़ों को बदला जा सकता है अनुच्छेद 4 के तहत? तो प्रथम अनुसूची, राज्यों और संघ क्षेत्रों की सूची जो सीमा है और नाम है वो। चतुर्थ अनुसूची, जिसमें राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की संख्या है, उसको भी इसके द्वारा बदला जा सकता है। इन बदलावों के लिए संसद को बस साधारण बहुमत से कानून पारित करना होता है, ना कि कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। क्यों जरूरी है अनुच्छेद 4? तो अनुच्छेद 4 ने यह स्पष्ट किया है कि देश के प्रशासनिक ढांचे को लचीला और व्यावहारिक बनाए रखना जरूरी है। हर छोटे बदलाव के लिए संविधान संशोधन करना समय और संसाधनों की बर्बादी होगी, इसलिए ये जरूरी है। अगर ये नहीं होगा तो छोटी-छोटी बदलाव के लिए भी संसद को विशेष संविधान संशोधन बिल लाना पड़ेगा, उसमें एक लंबी प्रक्रिया से इसको गुजारना पड़ेगा, उसमें समय भी जाएगा, संसद का पैसा भी खर्च होगा और एक लंबी प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ेगा। इसलिए इससे बचने के लिए ऐसा किया गया है। उदाहरण के लिए जब तेलंगाना बना तो आंध्र प्रदेश की सीमा बदली, नए राज्य की एंट्री प्रथम अनुसूची में जोड़ी गई, राज्यसभा में सीटों की संख्या भी बदली। यह सब अनुच्छेद 4 के तहत हुआ, बिना संविधान संशोधन के। तो क्या अनुच्छेद 4 का दुरुपयोग हो सकता है? तो इसका उत्तर है नहीं, क्योंकि यह केवल सीमाओं, नामों और सीटों से जुड़े व्यावहारिक बदलाव के लिए है। इसमें मौलिक अधिकार, केंद्र राज्य संबंध जैसे संविधान के मूल ढांचे से छेड़छाड़ संभव नहीं है, इसलिए इसके साथ दुरुपयोग नहीं हो सकता है। अब जब आपने भाग 1 को समझ लिया है, तो अगली बार जब कोई पूछे कि भारत राज्यों का संघ है या नहीं, तो आप पूरे संविधान के हवाले से बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और पार्ट 2 नागरिकता पर अगली वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही अगर इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न हों तो कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रश्नों को ज़रूर लिखें। उन प्रश्नों का समाधान वीडियो के रूप में हम लेके आपके साथ आएंगे।